How did Ahoms defeat the mighty Mughals? Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि मुगल पूरे भारत पर कब्जा करने के बावजूद कभी असम को क्यों नहीं जीत पाए? जी हाँ, ये कहानी है उस अहोम किंगडम की जो 1615 से 1682 तक चला, जिसमें कभी मुगलों की जीत नहीं हुई। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे असम के अहोम किंगडम ने बार बार मुगलों को हराया। आइए शुरुआत करते हैं अहोम्स के बैकग्राउंड से। Who were Ahoms? 13th सेंचुरी में अहोम प्रेजेंट डे म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वैली में आकर सेटल हुए। शुरुआत में अहोम्स ने लोकल लोगों के साथ सेटल होने के बाद 16th सेंचुरी आते आते सदिया किंगडम को हराकर अपने एक किंगडम, जिसे अहोम किंगडम कहा जाता है, इस्टेब्लिश कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने साउथ असम के दिमासा एम्पायर और वेस्ट असम के बारो भुयार किंगडम को हराकर अपनी पावर को और बढ़ा लिया। लेकिन इसके साथ ही उन पर टर्क्स और अफगान रूलर्स के आक्रमण होने लगे, जिसमें मुगल इन्वेजन सबसे प्रोमिनेंट था। सबसे पहले हम मुगल और अहोम्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण जानने की कोशिश करते हैं। रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, वैसे तो इसके कई रीजंस थे, लेकिन इसका प्राइमरी रीजन मुगल्स का अग्रेसिव इंपीरियलिज्म था, जिसमें मुगल अहोम्स किंगडम को हराकर मुगल एम्पायर का नॉर्थ ईस्ट तक एक्सपेंशन करना चाहते थे। इसके अलावा मुगल्स पॉलिटिकल सुप्रेमेसी चाहते थे, यानी मुगल बादशाह की पसंद और नापसंद से असम में किंग बने और वहां किंग बादशाह के ऑर्डर्स को फॉलो करे। लेकिन अहोम किंग्स ने ये कंडीशंस कभी एक्सेप्ट नहीं की, जो कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा कारण बना। आइए अब हम बात करते हैं कब और कैसे मुगलों ने अहोम्स पर अटैक किया। फर्स्ट अटैक बाय मुगल्स। वैसे तो अहोम्स और मुगलों के बीच स्कर्मिश 1613 से शुरू हो गई थी, लेकिन असम पर फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मुगल अटैक 1616 में मुगल फोर्सेस ने किया था, जिसे बैटल ऑफ समधारा के नाम से जाना जाता है। रतन सिंह नाम के एक अनऑथराइज्ड मुगल ट्रेडर का अहोम किंगडम में पता चला। अहोम्स ने उसकी इलीगल धन संपत्ति को फ्रीज कर लिया और उसे असम से एक्सपेल कर दिया। इससे मुगलों को युद्ध के लिए एक बहाना मिल गया। अबू बकर और भूसना के राजा सत्रजीत के नेतृत्व में मुगल आर्मी ने असम की एक पुरानी कैपिटल बारनगर की ओर मार्च किया और उसे ऑक्यूपाई कर लिया। अचानक हुए इस हमले में छोटी स्कर्मिश के बाद अहोम हार गए। मुगल फोर्सेस एडवांस करती हुई इंपॉर्टेंट भराली संगम तक पहुंच गई, लेकिन एक महीने की तैयारी के बाद अहोम्स ने मुगलों पर सरप्राइज अटैक किया। समधारा के पास हुए इस अटैक में मुगल आर्मी को हैवी लॉस हुआ और वो वहां से रिट्रीट करने पर मजबूर हो गई। इस तरह मुगलों ने पहले असम हमले में बुरी तरह मात खाई और उनकी सैन्य प्रतिष्ठा को भी सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ। इसके बाद भी मुगलों के छोटे छोटे हमले होते रहे, लेकिन अब हम बात करेंगे मुगलों के दूसरे बड़े अटैक की। सेकेंड मेजर अटैक ऑन अहोम्स। पहली हार से 20 साल तक शांत रहने के बाद एक बार फिर से 1636 में मुगल सेना ने असम के कामरूप पर अटैक करके युद्ध की शुरुआत की। इसमें शुरुआत में अहोम्स की हार हुई और अहोम किंगडम को मुगल एम्पायर में मिला लिया गया। लेकिन 1638 आते आते फिर से पासा पलट गया और एक बेहतरीन तैयारी के साथ अहोम्स ने वापसी की। समधारा के पास एक बार फिर से भयंकर युद्ध हुआ। इसमें अहोम के नेवी चीफ की मौत हो गई, लेकिन अहोम्स ने ब्रेवरी से एक बार फिर से मुगल आर्मी को असम से बाहर खदेड़ दिया। इस युद्ध में दोनों ही पक्षों को भारी फाइनेंशियल और ह्यूमन लॉस हुआ, जिसकी वजह से दोनों पक्ष पीस ट्रीटी करने पर अग्री हुए। ये पीस ट्रीटी फरवरी 1639 में मुगल कमांडर अल्लायार खान और अहोम जनरल मोमाई तामुली बोरबरुआ के बीच हुई। इसे ट्रीटी ऑफ असुरार के नाम से जानते हैं। इस ट्रीटी के तहत मुगलों ने अहोम किंग की इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट किया। गुवाहाटी से शुरू होने वाला वेस्टर्न असम मुगलों के हाथों चला गया, लेकिन उन्हें बाकी बचे हुए असम पर अपना किसी भी तरह का क्लेम छोड़ना पड़ा। दोनों पक्षों में ट्रेड बिना किसी रुकावट के होने लगा, लेकिन दोनों ही पक्षों ने इस ट्रीटी को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया और छोटी छोटी स्कर्मिशेस चलती रहीं। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे बड़े कॉन्फ्लिक्ट की। थर्ड मेजर अटैक ऑन अहोम्स। दोस्तों, 1648 में गुवाहाटी के मुगल कमांडर ने अहोम के न्यूली अपॉइंटेड किंग जय ध्वज को बधाई संदेश भेजा।
लेकिन जयध्वज ने बादशाह शाहजहां की बीमारी और मुगल एम्पायर के वॉर ऑफ सक्सेशन का फायदा उठाकर मुगलों को न केवल गुवाहाटी से खदेड़ दिया बल्कि मानस रिवर के पार तक उनका पीछा किया। उन्होंने मुगलों के ढाका के आसपास के क्षेत्र को भी तबाह और बर्बाद कर दिया। वापस जाते जाते वो कई मुगल सोल्जर्स को अपने साथ बंदी बनाकर असम ले गए। लेकिन वॉर ऑफ सक्सेशन जीतने के बाद औरंगजेब ने मीर जुमला को असम पर अटैक करने और पूर्वी भारत में मुगल प्रेस्टीज को फिर से स्थापित करने का आदेश दिया। मीर जुमला ने 1662 की शुरुआत में असम पर अटैक कर दिया। उसने गुवाहाटी और मानस को बहुत आसानी से ऑक्यूपाई कर लिया। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पांडु और खजली शहर भी उसने आसानी से जीत लिए। दरअसल मीर जुमला की ये इजी सक्सेस मुगल आर्मी की ब्रेवरी की वजह से कम और असम आर्मी में डिससैटिस्फैक्शन के कारण ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही मुगल आर्मी कालियाबोर तक पहुंची, असम आर्मी को यह रियलाइज हो गया और फिर मीर जुमला को डेडली रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी पावर को सिमलुगढ़ और समधारा में कॉन्सेंट्रेट किया। लेकिन मुगल आर्मी नंबर्स में असम आर्मी से बहुत अधिक थी, इसलिए असम आर्मी को वहां से भागना पड़ा। इस जीत के बाद मीर जुमला ने अहोम कैपिटल घरगन्व पर अटैक किया और अहोम किंग जयध्वज को वहां से भागना पड़ा। उन्होंने ईस्टर्न हिल्स में शरण ली, लेकिन बारिश का मौसम आने से मुगल आर्मी वहां सस्टेन नहीं कर पाई। भारी बारिश और रिवर्स में फ्लड की वजह से मुगलों की आर्मी बेस ढाका और मीर जुमला की आर्मी के बीच कम्युनिकेशन एकदम कट गया। यही समय था जब मौसम का फायदा उठाते हुए अहोम्स ने मुगल आर्मी पर अटैक कर दिया। अहोम्स ने बड़ी तेजी से एक बार फिर से ईस्टर्न असम पर वापस अपना कब्जा कर लिया। मुगल कैंप में एक सीरियस महामारी फैल गई, जिसमें कई मुगल सोल्जर्स बिना किसी हमले के मारे गए। लेकिन सितंबर तक बारिश खत्म होने से वापस मुगल आर्मी का ढाका बेस से कांटेक्ट हो गया। मुगल आर्मी ने एक बार फिर अहोम्स पर अटैक किया और इस बार किंग जयध्वज को पीस ट्रीटी करने पर मजबूर कर दिया। 1663 में ट्रीटी ऑफ घिलारी घाट साइन की गई, जिसमें अहोम किंग जयध्वज को मीर जुमला ने 3 लाख रुपए वॉर कॉम्पनसेशन और अपनी इकलौती बेटी को मुगल हैरम में देने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इसी दौरान जयध्वज की मौत हो गई। जयध्वज की मौत के बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। What happened after the death of जयध्वज? पहली इंस्टॉलमेंट जयध्वज ने मुगलों को दे दी, लेकिन जयध्वज के सक्सेसर चक्रध्वज ने ट्रीटी में डिसाइड हुए कॉम्पनसेशन को देने से इनकार कर दिया। 1665 में गुवाहाटी में मुगल फौजदार सैयद फिरोज खान ने अहोम किंग को जब बचे हुए कॉम्पनसेशन के लिए लेटर लिखा, तो किंग चक्रध्वज ने मुगल आर्मी को असम से बाहर खदेड़ने का आदेश दे दिया और एक बार फिर युद्ध की शुरुआत हो गई। ये चौथा बड़ा अटैक था। अचानक हुए इस अटैक से मुगल आर्मी संभल नहीं पाई और सिर्फ 2 महीने में रिट्रीट करना पड़ा। एक बार फिर से असम अहोम्स के अंडर में आ गया। इस हार से नाराज औरंगजेब ने अहोम्स पर अंबेर के राम सिंह के नेतृत्व में सबसे बड़ा हमला किया, जिसे बैटल ऑफ सरायघाट भी कहते हैं। आइए जानते हैं इस लैंडमार्क बैटल के बारे में। बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में औरंगजेब ने मसले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अंबेर के राजा मिर्जा जय सिंह के बेटे राम सिंह के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी। ये आर्मी संख्या में कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 4000 मनसबदारी राम सिंह के 4000 सैनिक, 1500 औरंगजेब की ओर से दिए गए एडिशनल सैनिक, 18,000 घोड़े पर सवार सैनिक, 30,000 पैदल सैनिक, 2000 आर्चर सैनिक, 21 राजपूत ठाकुरों की सैन्य टुकड़ियां और 40 वॉरशिप्स शामिल थे। इसके अलावा कूच बिहार मुगलों की एक जागीर थी। ये असम के बहुत करीब है, इसलिए वहां से भी लगभग 10 से 15,000 पैदल और घुड़सवार सैनिकों ने मुगल आर्मी को ज्वाइन किया। टोटल संख्या अब लगभग 75,000 से 80,000 हो चुकी थी। इतनी बड़ी आर्मी के सामने कम संख्या की अहोम आर्मी टिक नहीं पा रही थी। तब अहोम्स के चीफ कमांडर लचित बोरफुकन ने फुल स्केल वॉर के बजाय गुरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी बनाई। लचित बोरफुकन ने गुवाहाटी डिफेंड करने का निर्णय लिया। यहां एक हिली एरिया था जहां से मुगल आर्मी एंटर कर सकती थी। इस एरिया में लचित ने मिट्टी की दीवार बना दी और मुगल आर्मी को ब्रह्मपुत्रा का वाटरवे चूज करने के लिए मजबूर कर दिया। लचित ये जानते थे कि मुगलों की नेवी बहुत वीक है और उसे पानी में युद्ध का एक्सपीरियंस भी नहीं है,
और गुवाहाटी में दीवार के बाद ईस्ट में जाने का एकमात्र रूट ब्रह्मपुत्र नदी ही बचा था। सराय घाट में ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत अधिक नैरो थी, जिसकी विड्थ लगभग 1 किलोमीटर से भी कम थी। नेवी को रोकने के लिए यह एक आइडियल जगह थी। इसके अलावा लचित ने राम सिंह को यह संदेश भिजवाया कि वो बहुत डरे हुए हैं और मुगलों से नेगोशिएट करना चाहते हैं। उन्होंने नेगोशिएशन में राम सिंह को उलझाए रखा ताकि उनकी तैयारी और बेहतर हो सके। औरंगजेब ने भी इससे निपटने के लिए मुनव्वर और शाइस्ता खान के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी नेवी भेजी। जब तैयारी पूरी हो गई तो लचित ने राम सिंह को मैसेज भिजवाया कि आप तो एक नौकर हैं, नेगोशिएट करने के लिए अपने बादशाह को भेजिए। राम सिंह ने गुस्से में आकर गुवाहाटी की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अहोम्स के गुरिल्ला अटैक का लगातार सामना करना पड़ा। जैसे ही मुगल सैनिक किसी हिली एरिया में एंटर करते थे, वहां बैठे अहोम आर्मी के सोल्जर्स उन पर हमला करके वापस हिल्स में छुप जाते थे। लगातार मुगल सैनिकों का हरासमेंट होता रहा और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी। अंत में थक हारकर राम सिंह ने मुगल आर्मी को सराय घाट के नैरो पाथ से गुवाहाटी में घुसने का आदेश दिया और अहोम्स के लिए तो ये एक आइडियल कंडीशन थी। ब्रह्मपुत्र रिवर में मुगल आर्मी को 3 तरफ से घेर लिया गया। मुगल नेवी को 3 तरफ इताखुली हिल्स, कामाख्या हिल्स और अश्वक्रांत हिल्स की तरफ से एक साथ हमले का सामना करना पड़ा। पानी में वीक होने और डेडली अहोम अटैक की वजह से मुगल आर्मी ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकी। अय्याश मुगल एडमिरल मुनव्वर खान हुक्का पीते हुए मारा गया। उनके टॉप 3 एडमिरल्स के साथ ही 4000 मुगल नेवी के सोल्जर्स भी मारे गए। बचे हुए मुगलों को मानस रिवर तक खदेड़ दिया गया। इस तरह अहोम्स की एक बहुत ही शानदार जीत हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके बाद भी मुगल चुप नहीं बैठे? आइए जानते हैं कि मुगलों ने किस प्रकार साजिश करके बिना युद्ध लड़े ही गुवाहाटी को एक बार फिर से कैसे अपने कंट्रोल में ले लिया। What happened after the Battle of Saraighat? बैटल ऑफ सरायघाट के करीब 8 साल बाद 1679 में अहोम किंग सुदोइफा के शासनकाल में गुवाहाटी का कमांडर लालुक बारफुकन बना। बंगाल के मुगल सूबेदार मोहम्मद आजम खान ने उसे सरायघाट के बदले में 4 लाख रुपए घूस ऑफर की। साथ ही आजम ने असम की गद्दी पर लालुक बारफुकन को बैठाने का भी प्रॉमिस कर दिया। लालच में आकर लालुक ने सरायघाट पर कब्जा करने के लिए आजम शाह को इनवाइट किया और इस तरह बहुत आसानी से एक बार फिर से गुवाहाटी मुगलों के कब्जे में आ चुका था। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद मुगलों और अहोम्स के बीच अंतिम युद्ध हुआ, जिसमें हारने के बाद फिर कभी मुगलों ने असम की ओर देखने का दुस्साहस नहीं किया। आइए बात करते हैं बैटल ऑफ इताखुली की। बैटल ऑफ इताखुली 1681 में गदाधर सिंह अहोम किंग बने। उन्होंने मार्च 1682 से ही मुगलों को गुवाहाटी से खदेड़ने के लिए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। दिहिंगिया अलून बारबरुआ के नेतृत्व में जून और जुलाई महीने में गुवाहाटी पर 3 तरफ से हमला करने का प्लान बनाया गया। गुवाहाटी पर ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ बैंक, साउथ बैंक और नदी के पानी में नेवी से अटैक किया गया। लेकिन इस बार मुगल कोई खास रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाए। उसके कई कारण थे, जैसे औरंगजेब का मराठों के साथ डेक्कन में एंगेज होना, गुवाहाटी के फौजदार मंसूर खान का बीमार होना, बंगाल में मुगलों का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डिस्प्यूट। इन कारणों से ज्यादातर पोस्ट से मुगल बिना किसी रेजिस्टेंस के ही रिट्रीट कर गए। एकमात्र युद्ध इताखुली में लड़ा गया, जिसे बैटल ऑफ इताखुली के नाम से जाना जाता है। मुगल जनरल अली अकबर ने सरानिया फोर्ट पर अटैक कर दिया, लेकिन इसमें उसे भारी नुकसान के बाद रिट्रीट करना पड़ा। 17 जुलाई 1682 को अहोम्स ने इताखुली को घेर लिया। मुगल सैनिकों ने रेजिस्टेंस किया, लेकिन वो हार को टाल नहीं सके। 15 अगस्त 1682 को इस युद्ध का अंत मुगल जनरल जयंत सिंह की हार और आत्मसमर्पण के साथ हुआ। मुगल फौजदार अकबर अली को रिट्रीट करके भागना पड़ा। इताकुली फॉल के साथ ही अहोम्स ने मानस नदी तक अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद मुगलों ने कभी असम की तरफ कोई अटैक नहीं किया। अहोम्स का यह किंगडम 1826 तक चला, जब फाइनली अहोम्स को हराकर ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया गया। कंक्लूजन।
दोस्तों, आज भी बैटल ऑफ सरायघाट को पूरे नॉर्थ ईस्ट में प्राउडली याद किया जाता है। असम के लोकगीतों में इस बैटल का वर्णन होता है। सरायघाट में असम आर्मी की विजय और लचित बोरफुकन की वीरता को याद करने के लिए 24 नवंबर को पूरे असम में लचित दिवस मनाया जाता है। 1999 से नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के बेस्ट पासिंग आउट कैडेट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों, ये था इंडियन हिस्ट्री का वो ग्लोरियस चैप्टर जो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से छिप जाता है। अहोम्स की बहादुरी और साहस आज भी हमें इंस्पायर करते हैं और आने वाले कई जनरेशंस इससे प्रेरणा लेते रहेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।